today's webinar topic is budget special and speaker is Jigar. Sir, Jigar, you can start. Hello everyone, myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad support team. Our today topic is a budget special. इनको तो आप सब जानते ही होंगे, ठीक है, जिनके थ्रू बजट प्रेजेंट होता है, ठीक है। संडे का जो ट्रेडिंग सेशन है रेगुलर की तरह संडे को सेम ही टाइमिंग है जिसके अंदर बजट चलेगा और उसके साथ साथ मार्केट भी ओपन है। तो जो भी मूवमेंट होने वाली है वो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। आज के वेबिनार का मेन पर्पस क्या है कि नॉर्मली एवरी बजट के अंदर के इकोनॉमिकल हम देखने जाए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली देखने जाए या फिर एक कॉमन मैन के बेस पे देखने जाए तो हर एक की एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो वैसे ही जैसे एवरी ईयर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के थ्रू जो बजट के अंदर पेश किया जाता है, तो एक्सपेक्टेशन और उसके साथ साथ अलोकेशन, ये दोनों चीज ऑलवेज जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना तो नहीं हो पाएगा, बट क्या रिक्वायरमेंट आती है और उसकी इफेक्ट मार्केट पे क्या आती है, तो उसके ओरिएंटेड हम आज कुछ टॉपिक मैंने यहाँ पे एनालाइज किए हुए वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा ताकि एक हेल्पफुल रहेगा जब भी आप अपना ट्रेड बना रहे हो, जब भी अपना एक डिसीजन ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए, या फिर एक अवेयरनेस पॉइंट से भी आप अगर देखने जाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 2016 की, तो वो एक पता चलेगा, एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पे 2026 के अंदर क्या क्या मूवमेंट हो सकती है, कौन से सेक्टर में क्या मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट रहता है कि यूनियन बजट के अंदर मेन क्या चीज हम कवर कर सकते हैं, क्या किसके बेस पे रहता है, मतलब कि यूनियन बजट। तो मेन यहाँ पे 3 पॉलिसी रहती है। एक रहता है फिजिकल पॉलिसी, उसके अलावा सेकंड रहता है सेक्टर अलोकेशन और थर्ड रहता है टैक्स रिफॉर्म। तो मेन जो बजट रहता है वो इसी के बेस पे ये 3 टॉपिक को ध्यान में रख के पूरा बजट बनाया जाता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी काम कर रहा है, उसके साथ साथ सेक्टर भी काम कर रहा है और उसका इफेक्ट कहाँ पे एक जनरल पर्सन पे आ रहा है, तो उसका भी जो टैक्स रिफॉर्म है उसके अंदर आता है। तो पहले तो फिजिकल पॉलिसी हम समझते हैं, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन मेजर, तो जिसके अंदर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि कहाँ पे गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करेगी जिससे उनका इनकम जनरेट हो सकता है। तो अलग अलग कंपनी के बेस पे जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं या फिर गवर्नमेंट ये भी देखते हैं कि कोई कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से कितना रोजगार जनरेट हो सकता है। तो लाइक गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है, जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा है, तो उसके थ्रू कहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है उसके ऊपर की फर्स्ट पॉलिसी डिक्लेयर होती है बजट के अंदर। सेकंड जो है वो सेक्टर अलोकेशन है, तो जिसके अंदर कुछ अलग अलग फंड्स अलोकेट किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ केयर पे या एग्रीकल्चर पे, डिफेंस पे रहता है। तो जितने भी अलग अलग सेक्टर है, कोई ना कोई सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ बजट के अंदर ऑफर किया जाता है, जिसके बेस पे वो जो पर्टिकुलर सेक्टर है उसको बूस्ट मिल सके और उसकी सीधी इफेक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। जैसे कि लास्ट टाइम पे एक टॉपिक था कि इंश्योरेंस को लेके था, तो एक एक्सपेक्टेशन कैसा था कि इंश्योरेंस में जीएसटी है तो वो एक पॉसिबिलिटी थी कि वहां पे जीएसटी जो है वो जीरो हो सकता है। तो जैसे हमें जीएसटी है उसमें जीरो होने की पॉसिबिलिटी दिखी थी, तो उसके बाद उस पे वो चीज आ भी गई और अभी नया सेम चीज के इंश्योरेंस में क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, अभी नेक्स्ट उसके बेस पे क्या डिसीजन आगे ले सकती है, तो एक प्रायोरिटी बन गई है इंश्योरेंस। तो वैसे ही हर एक चीज के अंदर, हर एक सेक्टर के अंदर एक प्रायोरिटी रहता है जिसको ध्यान में रख के सेक्टर अलोकेशन जो रहता है उसके अंदर कुछ फंड ऑफर करती है और वो हर एक फंड है वो सेक्टर वाइज अलोकेट किया जाता है और उसकी इफेक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। थर्ड जो रहता है वो टैक्स रिफॉर्म है, जिसके अंदर हम कॉर्पोरेट टैक्स ले लीजिए या फिर जीएसटी ले लीजिए, पर्सनल टैक्स जो रहते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। टोटल इनकम के अंदर कितना देना है, लॉन्ग टर्म के लिए कितना है, शॉर्ट टर्म के लिए कितना है, वो एवरी ईयर कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो ये 3 टॉपिक जो है वो ये 3 टॉपिक के बेस पे ही पूरा यूनियन बजट बनता है। अब पर्टिकुलरली मैं सेक्टर वाइज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जिससे एक थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर की मैंने बात किया, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी कैसी बन रही है कि
लाइक ये जो ग्रोथ है इंश्योरेंस सेक्टर का जो ग्रोथ है, तो एवरी पर्सन को ये रिक्वायरमेंट है, मतलब एक कंपलसरी नीडेड हो गया। तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जो भी इंश्योरेंस बन रहा है उसके अंदर की जो भी अमाउंट बन रही है या फिर जो भी टैक्सेस बन रहा है वो कम से कम पर्सन टू पर्सन आएगा, तो वो एक बेनिफिट रहेगा। तो इंश्योरेंस सेक्टर में ये पॉसिबिलिटी है कि जो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो भी पर्सन को हम इंश्योरेंस देते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो भी अलग अलग कंपनी का इंश्योरेंस लेता है, तो उसके अंदर जो भी अमाउंट फिक्स होती है तो उसके अंदर कम से कम पैसों में उसको बेस्ड वहां पे इंश्योरेंस मिल सके। तो वैसे एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। उसके कुछ यहाँ पे डेटा है जो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसका रेट 3.7 है। और उसके अलावा डिफेंस सेक्टर है, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर हमने जैसे देखा कि एवरी ईयर कुछ ना कुछ, और ग्लोबली भी आप देख रहे हैं तो वॉर की जो अभी प्रोबेबिलिटी बन रही है अलग अलग जो कंट्रीज है उसके बिटवीन, तो एक यहाँ पे जो मिशन चल रहा है मेक इन इंडिया और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत, जिसके अंडर में बहुत सारे वेपन भी यहाँ पे डेवलप किए गए, बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे डेवलप की गई है। तो मैक्सिमम डिफेंस सेक्टर जो है, जो पूरे देश को प्रोटेक्ट करता है, तो उसके अंदर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रहती है। तो एवरी ईयर डिफेंस को एक मेन सेक्टर के तौर पे माना गया है, और एवरी ईयर ये सेक्टर एक ऐसा है जिसके अंदर ऑलवेज गवर्नमेंट है वो एक फंड एलोकेट करता है, और जिसके बेस पे मार्केट में अच्छी खासी मूवमेंट मिलती है। अभी मैं पूरा सेक्टर वाइज आपको बता रहा हूँ, आगे इसके ओरिएंटेड जो स्टॉक्स है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिससे एक आइडिया लग जाएगा आपको कि लाइक सेक्टर वाइज जो भी मूवमेंट हो सकती है, तो वो पर्टिकुलरली सेक्टर अगर डिफेंस है तो उसमें कौन से स्टॉक में आ सकती है, उसके पीछे के रीजन क्या है, ठीक है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन है, तो आप देख रहे हो कि डे बाय डे इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट्स आप देख सकते हो, न्यू होम्स बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, शॉप्स बन रही है, तो अलग अलग चीजों में डेवलपमेंट हो रहा है। और जिसके बेस पे उसके अंदर जो यूज हो रहा है मटेरियल से, उसका इंजीनियरिंग है, उसकी जो सर्विस है, उसके रिलेटेड के जो रॉ मटेरियल्स के सेक्टर्स है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है। जैसे डे बाय डे जो भी प्राइस है उसमें कंटिन्यूसली राइज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जो बैकग्राउंड में वर्क कर रहे जो सेक्टर्स है उसकी इफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है उसको भी गवर्नमेंट ध्यान में रख के चलती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर है यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ईवी का। अब जैसे लास्ट 2 ईयर पहले हमने देखा होगा तो ईवी का इतना नहीं था। अभी आप देखेंगे तो मतलब हर एक घर में एक ईवी व्हीकल हो गया है, लाइक साइकिल से लेके आप कार तक का देख लीजिए तो हर एक में ईवी बहुत ही एक्टिव हुआ है। और उसके ओरिएंटेड कंपनीज भी बहुत सारी बनी, अलग अलग आप देखेंगे तो बहुत सारी लोकल कंपनी भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुई है। और उसके अलावा जो नेशनल या इंटरनेशनल भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे ईवी रिलेटेड जो कंपनियां है वो नई भी बनी हुई है, और उसके अलावा जो पुरानी थी जो नॉर्मल व्हीकल सेल कर रहे थे उसके कंपेयर में ईवी भी अंदर इन्वॉल्व करके वो लोग भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट आगे जाके नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा या फिर नेक्स्ट टाइम आएगा तो एक ईवी का एक पूरा माहौल रहेगा, जहां पे पेट्रोल और डीजल को हम ध्यान में ले रहे हैं, सीएनजी को ध्यान में ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसके कंपेयर में ईवी का भी इतना ही वर्क रहेगा, जिसके बेस पे पॉल्यूशन का भी एक जो मेजर इश्यू बना हुआ है जो एवरी पर्सन फेस करता है, जो भी मेट्रो सिटी से आ रहा है उनको सभी को पता ही होगा। तो कहीं ना कहीं ईवी एक बहुत ही अच्छा सेक्टर है जिसके अंदर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा बढ़ेगा, तो इसको भी ध्यान में रख सकता है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी है, जो जैसे कि आईटी में है, तो जैसे हम भी है तो सॉफ्टवेयर में पहले पहले नॉर्मल जो ट्रेडिंग होता था वो हम सर्टिफिकेट के थ्रू देख रहे थे या फिर टेलीफोनिक देख रहे थे। अभी उसके अंदर भी एक मतलब एक पूरा ट्रेंड आ गया। अभी तो नाउ डेज के आप देख सकते हो अल्गो भी आ गया, रोबो भी आ गया, एआई भी आ गया। तो जैसे डे बाय डे टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है वैसे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन पूरा हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट से लेके आप एक ट्रेडिंग तक की जर्नी देख लीजिए। और उसके अलावा आप अलग अलग देश में तो रोबोटिक्स तक के वहां पे हो गया, जैसे मतलब ह्यूमन की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे रोबोट्स काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी है जहाँ जो एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजी है तो उसके अंदर भी कंपलसरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है, उसके ओरिएंटेड जो ह्यूमंस रिक्वायरमेंट रहते हैं या फिर उसके रिलेटेड जो भी सेक्टर वर्क करे उसके बिहाइंड में, तो उस पर भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो मेजर बेनिफिट हमें मार्केट में मिल सकता है। जैसे कि एग्जांपल में मैं डिक्सन की बात करूँ तो डिक्सन
एक कंपनी ऐसे जिसमें मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज होता है, जो मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आईटी का प्रोवाइड करता है। तो आप ये एक कंपनी का ही खाली एक चार्ट देखिए, जहां से लिस्ट हुई है तब से लेके अभी तक का चार्ट देखिए, तो ओवरऑल उसका जो ग्रोथ है और तो वो कंटिन्यूअसली हमें देखने को मिला है। लाइक टीसीएस का आप देखेंगे तो टीसीएस के अंदर भी सेम कि जो प्रॉपर एक हमें वहां पे प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जितना भी आप वेब रिलेटेड का जो भी वेबसाइट से लेके एक मोबाइल ऐप तक की जितनी भी आप टेक्नोलॉजी देखेंगे तो हर एक के अंदर वो परफॉर्म कर रहा है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं और एक मैंने वेब वाला भी बता दिया, तो दोनों के अंदर आईटी का इम्पोर्टेंस इतना ही है। उसके साथ साथ फाइनेंस और बैंकिंग है, तो फाइनेंस के अंदर भी सेम चीज है कि लाइक कॉर्पोरेट टैक्स जो रहता है, कैपिटल मार्केट पे जो कैपिटल टैक्स जो रहता है, या फिर जीएसटी की बात करो, या फिर उसके अलावा जो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है अलग अलग जो लाइक फंड मैनेज करते हैं, म्यूचुअल फंड है, एसआईपी आप ले लीजिए, तो अलग अलग जो फाइनेंस रिलेटेड या बैंकिंग रिलेटेड है, जैसे होम लोन में आप पिछले कुछ टाइम से हमने देखा तो जैसे रेट कटा रहा है तो उसके अंदर मैक्सिमम हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो वो एक बैंकिंग के ओर से हमें वहां पे बेनिफिट मिल रहा है, पर बैंकिंग पे कुछ ना कुछ तो बर्डन बढ़ रहा होगा, तो उसको भी सेटल करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो सेक्टर है उसको भी गवर्नमेंट ध्यान में रखती है और इस पे भी कुछ ना कुछ बजट में आने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट है तो फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के अंदर भी आप देखेंगे तो डे बाय डे अलग अलग आप देखेंगे तो जिस तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर एक्टिव हुआ है और उसी के साथ साथ जो एक्टिवनेस मतलब आई है लोगों के अंदर आफ्टर कोविड, तो हर एक को मतलब रिक्वायरमेंट है, कुछ भी छोटी से छोटी भी बीमारी है तो उसका भी इलाज करने के लिए मेडिसिन अवेलेबल है। तो मतलब हेल्थ केयर के अंदर इतनी अवेयरनेस आएगी, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट भी, उसके रिलेटेड के जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं कि नए नए जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके आप नॉर्मल कर सकते हो, तो उसके अंदर भी ये चीजें जरूरी है, तो उसको भी ध्यान में रख सकती है बजट के अंदर। उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी है जो स्ट्रांगली एक फ्यूचर हमारा हो सकता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो अभी जैसे कि सोलर वगैरह जो बन रहा है, उसके अलावा पवन चक्की जो है जो एक इंडस्ट्रियल लेवल पे जो यूज होता है, तो वो भी एक गवर्नमेंट के लिए बेस्ट एक रिटर्न हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यूचर के लिए ये सारी चीजें ही आगे जाके काम में आएगी। फिर कंज्यूमर गुड्स एंड एफएमसीजी जो एक स्मॉल बिजनेस से स्टार्टअप करते हैं, एफएमसीजी कंपनियां जो रहती है, या फिर एक बड़ी कंज्यूमर गुड्स की रहती है जो ट्रांसपोर्टेशन है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, तो उस पे भी कुछ ना कुछ टैक्सेस, जैसे लास्ट में हमने देखा अभी जो लाइक ट्रम्प के थ्रू जो यहाँ पे अभी कुछ 50% बढ़ाया, उसके बाद 100% बढ़ाया, 25 अलग अलग जो हम देख रहे थे टैक्सेस पे जो भी इफेक्ट आ रहा था, तो वो सेम चीज यही सेक्टर से बिलोंग करता है। तो जब भी कुछ ग्लोबली ऐसा कुछ इंडिया पे इफेक्ट आता है तो उसका भी ये सेम सेक्टर के अंदर इफेक्ट आता है और वो सीधी इफेक्ट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलती है। जो इससे बिलोंग कर रहे स्टॉक है उस पर ज्यादा फोकस रहता है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स है जिसको हम प्री बजट में देख सकते हैं कि लाइक प्री बजट के अंदर हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। यहाँ पे मैं मेन मेरा ये वेबिनार का पर्पस यही है कि मैक्सिमम आप ये चीजों को जाने, क्योंकि यहाँ पे कोई मैं एक स्टॉक रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ कि ये स्टॉक में या इस सेक्टर में ध्यान में रखे, बट एक लाइक एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि बजट से पहले क्या क्या मूवमेंट हो सकती है। तो जैसे प्री बजट हम कुछ तैयारी करते हैं ये सारी चीजें देख के, तो हमें एक आइडिया रहेगा कि कोई सेक्टर में अगर कुछ मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है, उस सेक्टर को कुछ दिया गया है तो उसकी इफेक्ट स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो अगर हमारे पोर्टफोलियो में है तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, अगर नहीं है तो वहां पे एक चांस बनता है कि इसके अंदर हम लॉन्ग के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए देख सकते हैं। तो मेन जो इंडिकेटर्स है आज जिस तरीके से मार्केट में हाई और लो दोनों देखने को मिला, पूरा जो हाई वॉलिटिलिटी के साथ ऑप्शन के प्रीमियम आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांगली अभी परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी स्ट्रेटजी किया होगा कि लाइक स्ट्रेडल बना के गए होंगे, स्ट्रेंगल बना के गए होंगे, कुछ लोगों ने कॉल भी बाय किया होगा, पुट भी बाय किया होगा रेंज बना के। तो अलग अलग मार्केट में स्ट्रेटजी है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा रहता है कि बजट के दिन हाई वॉलेटिलिटी रहती है तो उसकी वजह से मार्केट दोनों टाइप इफेक्ट करता है। लाइक कुछ पॉजिटिव मिला है तो मार्केट पॉजिटिव वे में जाएगा, बुलिश हो जाएगा, अगर कुछ पॉजिटिव नहीं मिला है, नेगेटिव मिला है तो उसकी इम्पैक्ट भी नेगेटिव आएगी। तो सेम डे में हाई वॉलेटिलिटी की वजह से मार्केट एक अच्छी खासी रेंज में चलता है और उसके साथ एक अच्छा खासा हाई भी बनाता है, लो भी बनाता है। और ये जो हाई और लो की जो रेंज है वो एवरी ईयर हम अगर देखने जाएंगे चार्ट के ऊपर
तो कम से कम 500-800 पॉइंट के बिटवीन की रहती है, मतलब इतनी बड़ी रैली रहती है। बट एक सिंगल ट्रेडर के लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। बट जैसे मैंने बताया कि रेंज के हिसाब से आप देखने जाओ तो इतनी बड़ी रैली रहती है, ठीक है। तो ये सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे की पॉइंट यहाँ पे मार्क किए हुए मैंने कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मार्केट का सेंटीमेंट है, तो सेंटीमेंट तो उसकी वॉलेटिलिटी, जो इन्वेस्टर है या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए जो सोच रहे हैं, तो मार्केट का सेंटीमेंट उस टाइम पे देखना चाहिए कि करंटली मार्केट का सेंटीमेंट क्या बता रहा है, ठीक है। क्योंकि बजट है तो बजट में मैक्सिमम वॉलेटिलिटी हाई रहती है, तो उसकी इफेक्ट मार्केट के सेंटीमेंट्स पे आएगी। क्योंकि सेक्टर वाइज जैसे हमने प्रिडिक्ट किया हुआ है, अलग अलग प्रिडिक्शन रहता है, और प्रिडिक्शन के बेस पे एक्चुअल में डेटा क्या मिलने, मतलब एक्सपेक्टेशन जो हुआ है और अलोकेशन, जैसे स्टार्टिंग में बात हुई, तो एक्सपेक्टेशन हमारी जो रहेगी, अगर उसके अकॉर्डिंगली अलोकेशन हुआ है तो वो बेटर, अगर नहीं हुआ है तो कम हुआ है, फिर भी मार्केट इफेक्ट करके जाएगा। समटाइम आपने देखा होगा कि लाइक रिजल्ट आता है तो एक्सपेक्टेशन जो रहता है उसकी कंपेयर में रिजल्ट पॉजिटिव होता है बट कम होता है। तो एक्सपेक्टेशन हाई थी और रिजल्ट पॉजिटिव है पर कम आया हुआ है एक्सपेक्टेशन के कंपेयर में, तो वहां पे भी वो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर नेगेटिव देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आज आज आपने अगर मार्क किया तो नेस्ले का जो चार्ट बना हुआ था, तो एक कितनी बड़ी एक ही कैंडल के अंदर एक रैली बनाई थी, फाइनली वो फिर पॉजिटिव साइड भी गया है। बट इस तरीके की जो मूवमेंट आती है वो एक एक्सपेक्टेशन और अलोकेशन के बिटवीन के एक गेम है, जिसको हमें नॉर्मली मार्केट सेंटीमेंट में समझना है। उसके बाद सेक्टर परफॉर्मेंस है। अभी एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि कौन से सेक्टर में बुलिशनेस बनी हुई है, कौन से सेक्टर में बेरिशनेस। जैसे मैंने यहाँ पे सेक्टर डिस्कस किया हुआ है, तो वो सेक्टर से एक आइडिया आपको लग जाएगा कि इतने सेक्टर है जो बजट में कवर हो सकते हैं। उसके अलावा उसके ओरिएंटेड के जो स्टॉक है उसको भी हम ध्यान में रख सकते हैं। तो जो भी सेक्टर में पर्टिकुलरली बजट के अंदर कुछ बोला जाएगा, तो उस सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही स्टॉक पे इफेक्ट आएगा, वो पर्टिकुलर सेक्टर पे ही इफेक्ट आएगा। तो आप सेक्टर का भी यहाँ पे चार्ट देखिए, और उसके साथ साथ उसके अंदर की जो कंपनीज है उसका भी, उसके अंदर की जो स्क्रिप्ट है उसको भी आप फॉलो करिए, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप स्क्रिप्ट को ही फॉलो करिए, उसके अंदर मेन आपको कंपलसरी इंडेक्स का चार्ट देखना है। जैसे डिफेंस है तो डिफेंस सेक्टर का एक चार्ट रहेगा, आईटी है तो आईटी सेक्टर का एक चार्ट रहेगा, उसके बाद उसकी कंपनियां सारी आती है, ठीक है। उसके बाद टैक्सेशन एंड पॉलिसी चेंज, तो जो भी पॉलिसी चेंज लास्ट में आया हुआ है या फिर लास्ट बजट में आया हुआ है, तो वो चीज भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो हमें मार्केट के अंदर देखना है कि उसके ओरिएंटेड जो स्टॉक है उसमें करंटली क्या सिचुएशन बनी हुई है। जैसे वो टॉप पे परफॉर्म कर रहे हैं, बॉटम पे परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे क्या मूवमेंट आई हुई है, लास्ट में उसका हिस्टोरिकल डेटा क्या रहा है, तो ये सारी चीज हम देख सकते हैं। उसके पास अभी करंटली पास्ट ट्रेड कंपलसरी देखना है। पास्ट ट्रेड इसलिए हम एनालाइज करते हैं ताकि हमें एक आइडिया रहेगा कि 2025 का जो रिजल्ट मिला हुआ था, उससे पहले 23 का और अभी 26 के अंदर क्या मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी। तो एक आइडियली हमें एक रेंज मिल जाती है कि मार्केट ऐसी रेंज में परफॉर्म कर सकता है। और उसके बाद लास्ट जो रहता है ऑप्शन का डेटा है, जो ऑप्शन के डेटा के बेस पे हमें पता चलेगा कि लास्ट जो मूवमेंट हुई है, लास्ट एक वीक की आप ले लीजिए या फिर दो या तीन की देख लीजिए, पीसीआर का डेटा देख लीजिए, एफआई डेटा देख लीजिए। उसके अलावा जो वॉल्यूम हो रहा है कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो लास्ट एक वीक से हायर वॉल्यूम के साथ पॉजिटिव वे में जा रहे हैं या फिर हायर वॉल्यूम के साथ नेगेटिव वे में जा रहे हैं, उसका प्राइस एक्शन इमीडिएटली चेंज आ रहा है कि नहीं। तो वो सारी चीजें हम ये की पॉइंट में समझ सकते हैं। तो इतनी हमें प्री बजट तैयारी करनी चाहिए, ताकि बजट के दिन हम कोई ऐसा ट्रेड ना पकड़ ले कि वो ट्रेड लेने के बाद एक मतलब सुसाइड ट्रेड नहीं होना चाहिए। वहां पे जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पर्टिकुलरली डे, एक सिंगल डे में बजट बनेगा, ठीक है। तो पर्टिकुलर डे में इफेक्ट आती है मार्केट के अंदर, फिर नेक्स्ट मंडे को हमें एग्जैक्ट मूवमेंट पता चलती है, क्योंकि सेम डे बोथ साइड परफॉर्म करेगा मार्केट। तो एग्जैक्ट जो उसका रिजल्ट रहता है कि वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, वो फिर हमें मंडे को आइडिया लगता है, ठीक है। उसके मूवमेंट पे पता चलेगा कि ये स्टॉक के लिए इतना दिया हुआ है, ये सेक्टर के लिए इतना दिया हुआ है। तो अभी मंडे को उसका ट्रेंड क्या बन रहा है, उसके बाद हमें उसको कंटिन्यू करना है। यहाँ पे जो भी हमने सेक्टर यहाँ पे डिस्कस किए हैं जिसकी थियरी हमने डिस्कस की, ये उसी सेक्टर के ओरिएंटेड के स्टॉक है, जो जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली जो सेक्टर मैंने यहाँ पे टारगेट किया है उसके लीडिंग स्टॉक इसको बोल सकते हैं। कि लाइक अगर इंश्योरेंस सेक्टर को कुछ दिया जाएगा बजट के अंदर, तो सबसे पहले जो इफेक्ट आएगी वो ये 3 स्टॉक पे आ सकती है, ठीक है।
तो इसको ध्यान में रख के हम आगे का नेक्स्ट ले सकते हैं। उसके अलावा डिफेंस सेक्टर है, तो डिफेंस सेक्टर को अगर कुछ प्रोवाइड किया जाता है तो उसके साथ ये जो स्टॉक्स है उसके अंदर मैक्सिमम मूवमेंट आ सकती है। ये स्टॉक एक आप प्राइस वॉच बना सकते हो, एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि इसी स्टॉक के अंदर मूवमेंट आएगा, बट ये जो डेटा है वो एक हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे बनाया गया है, जिससे एक आइडिया लग सकता है कि अगर ये सेक्टर को कुछ दिया जाता है तो उसकी इफेक्ट कौन से स्क्रिप्ट में आ सकती है। ठीक है, हमारा काम यही है एनालिसिस करना। मतलब क्या है कि लाइक आप सेक्टर को पकड़ो, सेक्टर के ओरिएंटेड के जो लीड स्टॉक है उसको पकड़ो। तो अगर स्टॉक के लिस्ट मेरे पास है, लाइक डिफेंस है, अगर डिफेंस को कुछ यहाँ पे पॉजिटिव मिला है तो यहाँ पे पारस जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर कुछ ना कुछ, लाइक पारस तो ड्रोन टेक्नोलॉजी को आप सभी को जानते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो डे बाय डे उसके अंदर एक एडवांस लेवल पे टेक्नोलॉजी हम बनाने जा रहे हैं। मतलब उसमें कंटिन्यूसली एडवांस, अब किसी भी एक नॉर्मल फंक्शन से लेके आप उसको बॉर्डर तक देख लीजिए तो एवरीवेयर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जा रहा है, जो एक इफेक्टिव भी है और एक सेफ भी माना जाता है। तो डे बाय डे उसके अंदर ग्रोथ होना कंपलसरी है। तो एक डिफेंस के अंदर कुछ भी ऐसा आता है तो उसका इफेक्ट डायरेक्ट हमें देखने को मिलेगा। वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसके रिलेटेड एलटी है या फिर अल्ट्रा सीमेंट है, सेल है, ये सारी स्क्रिप्टों में भी इफेक्ट आएगा। ईवी से रिलेटेड है तो टाटा मोटर्स में आएगा, हीरो मोटर्स में आएगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा है उसमें आ जाएगा। टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है तो ये 3 स्क्रिप्ट में पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग के जो लीडिंग स्टॉक है तो उसके अंदर हो सकते हैं एचडीएफसी है, आईसीआईसी है, स्टेट बैंक है। तो ये जो पूरा लिस्ट है उसमें एक आइडिया लग सकता है कि ये जो सारे सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकती है। हेल्थ केयर है उसके अंदर ये 3 स्क्रिप्ट है जिसके अंदर मूवमेंट कुछ ना कुछ होने के चांसेस है। रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर है, एफएमसीजी है उसके अंदर है। मतलब यहाँ पे जो मैंने ये लिस्ट बनाया हुआ वो ऐसा लिस्ट है कि जो सेक्टर है जिसको टारगेट किया जा सकता है और उसी सेक्टर के अंदर जो स्क्रिप्ट परफॉर्म हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, तो वो जो सारी स्क्रिप्ट है वो यहाँ पे लिस्ट बाय लिस्ट दी हुई है। इसको आप ध्यान में रख के चल सकते हैं कि जो भी सेक्टर में कुछ भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा तो उसकी सीधी इफेक्ट यहाँ पे आ सकती है। क्योंकि ऑलवेज ऐसा देखा गया है कि अगर सेक्टर को टारगेट कर रहा है तो वो सेक्टर के अंदर जिसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, जिसका वेटेज ज्यादा रहेगा वो पहले इफेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग के अंदर एचडीएफसी और आईसीआईसी इफेक्ट करेगा, छोटी छोटी बैंकें होंगी वो भी इफेक्ट करेगा, बट उसकी कंपेयर में जिसका वेटेज ज्यादा है वो वेटेज वाली चीजें एक इमीडिएटली मूवमेंट करके जाती है। और वो ही हमें एक एज अ ट्रेडर समझना चाहिए कि यहाँ पे जितना हम वेटेज वाली चीजों पे ध्यान में रखेंगे तो उतना बेनिफिट हमें ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो वेबिनार था बजट स्पेशल में इतना है। ये सारी जो आपको यहाँ पे जो लिस्ट दिया है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप सपोर्ट में कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस।